कैसे हैं सब लोग? पेज नंबर 5 नोट्स की पीडीएफ कॉपी डाउनलोड कर लेंगे। 11th क्लास के नोट्स की पीडीएफ भी मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे गिवन है। 12th क्लास के नोट्स की कॉपी भी गिवन है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने साथ बैठेंगे। पेज नंबर 5 डिस्कस करेंगे अभी। पेज नंबर 4 के कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक बचता था। पेज नंबर 4 में हमने पढ़ा था रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, और इसके बाद हमने फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर के बारे में सीखा था। फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर के बारे में सीखा था। तो इसमें इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज़ कैलकुलेट करनी होती है कि सम और डिफरेंस अगर कुछ ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं और उसमें फिर फ्रैक्शनल एरर कितना होगी या परसेंटेज एरर कितना होगी, तो ये हाउ डू वी कैलकुलेट दिस। तो एक तो समेशन में डिफरेंस में कैलकुलेट करना सीखना है, दूसरा फिर मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में कैलकुलेट करना सीखना है, और तीसरा फिर पावर्स में कैलकुलेट करना सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरर्स इन ए सम और ए डिफरेंस। ओके, यानी कि अगर दो क्वांटिटीज गिवन है, उन दो क्वांटिटीज में अपने आप में कुछ एरर्स हैं और उनका अगर आप समेशन करते हो उन क्वांटिटीज का या डिफरेंस आप उनका कैलकुलेट करते हो, तो जो रिजल्ट मिलता है उसमें कितना एरर होगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल गिवन क्वांटिटीज आर x प्लस माइनस डेल्टा x। फर्स्ट क्वांटिटी इज x प्लस माइनस डेल्टा x एंड सेकेंड क्वांटिटी इज y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसमें ये जो x प्लस माइनस डेल्टा x है, इसमें x इज ट्रू वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा x इज एरर इन इट्स मेजरमेंट। जब मेजर किया गया क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू x थी, मेजर करते समय वो आपको उसमें डेल्टा x का डिविएशन मिलता है, यानी कि आप उसे मेजर x प्लस डेल्टा x भी कर सकते हैं, या आप उसको x माइनस डेल्टा x भी मेजर कर सकते हैं। डेल्टा x की गलती करते हैं मेजर करते समय, डेल्टा x का एरर मिलता है। तो ये डेल्टा x का एरर पॉजिटिव एरर भी हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकता है। तो ट्रू वैल्यू क्वांटिटी की x है और उसमें एरर है डेल्टा x, बट दिस डेल्टा x कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इसको रिपोर्ट करते हैं हम x प्लस माइनस डेल्टा x, यानी कि पहली क्वांटिटी हो गई x प्लस माइनस डेल्टा x, और इसी तरीके से दूसरी क्वांटिटी हो गई y प्लस माइनस डेल्टा y। इसका मतलब ये है कि दूसरी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू y है, लेकिन जब उसको मेजर किया गया है तो आपने या तो उसको y प्लस डेल्टा y मेजर कर लिया है और y माइनस डेल्टा y मेजर कर लिया। तो एक y माइनस डेल्टा y से लेकर के y प्लस डेल्टा y रेंज तक में आपने कोई ना कोई वैल्यू उसकी ऑब्जर्व की है, नोट डाउन की है। तो इसको जब रिपोर्ट करते हैं इसको बोलते हैं कि y प्लस माइनस डेल्टा y। तो पहली क्वांटिटी हो गई x प्लस माइनस डेल्टा x, दूसरी क्वांटिटी हो गई y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इन दोनों क्वांटिटीज के ऊपर आप एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, दैट ऑपरेशन इज एडिशन, यानी कि इन दोनों को प्लस करते हो और प्लस करके जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट में कितना एरर होता है ये आप कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हो, ये आपका टास्क है। पहली क्वांटिटी x प्लस माइनस डेल्टा x, दूसरी क्वांटिटी y प्लस माइनस डेल्टा y, इन दोनों को किया प्लस, इनके ऊपर एक ऑपरेशन किया एडिशन का, समेशन का, तो जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट में कितना एरर होगा ये बताना है। और इसी तरीके से डिफरेंस अगर आप इनका कैलकुलेट करते हो तो उसमें कितना एरर होगा, तो इन दोनों में सेम रिजल्ट मिलता है। तो जब इसको प्लस करते हो या माइनस करते हो तो यू गेट रिजल्ट z प्लस माइनस डेल्टा z। Let the result be z plus minus delta z, where z is its true value and delta z is error in its measurement। तो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो इसलिए रिजल्ट को हमने लिखा है z प्लस माइनस डेल्टा z एंड वैल्यू ऑफ दिस z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसमें अब एरर अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो एरर होगी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। एरर इसमें कैलकुलेट करनी है तो दैट एरर विल बी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, जो उसकी वैल्यू होगी वो होगी प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। राइट, ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, ये प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए इसका मोड ले लो।
मैक्सिमम वैल्यू के लिए मोड ले लो, तो मोड कितना होगा, तो ये जो दो वैल्यूज थी डेल्टा एक्स जो प्लस की भी थी माइनस की भी थी और दूसरी डेल्टा वाई जो प्लस की भी थी माइनस की भी थी, इनका समेशन या तो दोनों का समेशन समेशन हो या दोनों का डिफरेंस डिफरेंस हो, तो वो मैक्सिमम वैल्यू होगी एरर में। मैक्सिमम एरर, वो मैक्सिमम एरर होगी। तो मैक्सिमम एरर निकालते समय आप समेशन लेते हो उसका टोटल, आप उसका टोटल समेशन लेते हो। आप ऐसे नहीं करोगे कि डेल्टा एक्स तो प्लस का ले लिया और डेल्टा वाई माइनस का ले लिया, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, दैट विल नॉट बी मैक्सिमम एरर। या इसका उल्टा कि माइनस डेल्टा एक्स ले लिया प्लस का डेल्टा वाई ले लिया, माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई विल नॉट बी मैक्सिमम एरर। जो मैक्सिमम एरर होगी वो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई या माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। तो माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई भी आपको वही वैल्यू देता है जो डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई देता है, बस आप वो एक पहले वाले केस में प्लस की वैल्यू मिल रही थी, दूसरे वाले केस में माइनस की वैल्यू मिल रही है। तो हमें प्लस और माइनस पे जाना नहीं है, हमें तो उसका मोड वैल्यू लेनी है। तो जो मैक्सिमम एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, वो मोड होगा डेल्टा जेड का और it will be equal to delta x plus delta y, right? I hope this clarifies. Now next is error in a product. अब मान लीजिए यही दो क्वांटिटीज थी, पहली थी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, दूसरी थी y प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब इनका प्रोडक्ट करते हो, आप प्रोडक्ट करते हो यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, और अब ये जो प्रोडक्ट में कितना एरर होगा वो एरर आप कैलकुलेट करना चाहते हो। तो वो एरर कैलकुलेट करने के लिए इसमें दो तरीका है। इसमें आप फ्रैक्शनल एरर पहले निकालोगे, तो जब फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करोगे, लेट द रिजल्ट बी z प्लस माइनस डेल्टा z। फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट बी z प्लस माइनस डेल्टा z। इसका क्या मतलब है, यानी कि x प्लस माइनस डेल्टा x और y प्लस माइनस डेल्टा y के मल्टीप्लीकेशन करने से जो रिजल्ट मिलता है दैट रिजल्ट इज z प्लस माइनस डेल्टा z। यानी कि z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x इंटू y plus minus delta y. Now you calculate fractional error in z, जो रिजल्ट है उसमें फ्रैक्शनल एरर कितना होता है। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्लस फ्रैक्शनल एरर निकला, सबसे पहली बात तो ये है। इसका छोटा सा एक डेरिवेशन भी है 2-3 लाइन का, उस डेरिवेशन को भी रहने दें, इस रिजल्ट को समझ लें जरा। रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शनल एरर पता चली, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। फ्रैक्शनल एरर का मतलब समझ लेना। फ्रैक्शनल एरर का मतलब ये था कि उसकी जो z में जो डिविएशन आता था, जो एरर आता था, डिफरेंस आता था उसकी मीन वैल्यू के साथ में, उसका रेशो उसकी ट्रू वैल्यू के साथ में, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, दैट वाज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। दिस इज फ्रैक्शनल एरर। नाउ यू वांट टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो अब इससे डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z तो आपको पता चल गया। तो इससे अगर मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर पता चलाना चाहते हो तो सबसे पहले तो इसका मीन ही ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो, एब्सोल्यूट वैल्यू मोड वैल्यू। तो मोड वैल्यू ले लोगे तो जो प्लस माइनस सिंबल है वो हट जाएगा। तो डेल्टा z अपॉन z का मोड इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x का मोड प्लस डेल्टा y अपॉन y का मोड। तो यानी कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना मिल गया, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर मिल गया डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है ये एरर की। तो मैक्सिमम के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्लस प्लस ही लेते हो दोनों में, या दोनों में माइनस माइनस लेते हो तो वैल्यूज तो दोनों सेम ही मिलती हैं, उसका माइनस अवॉइड करना है सिर्फ, क्योंकि आप तो मोड वैल्यू लेते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू लेने के लिए मोड वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अभी कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर इज डेल्टा z। तो जो आपको एक टर्म मिली है डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू समथिंग, इसको पूरी को z से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, ऑफ द एरर। तो ये मिल जाएगा आपको डेल्टा z इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म इज डेल्टा y अपॉन y इंटू z, प्लस दूसरी टर्म है डेल्टा x अपॉन x इंटू z। ये ऐसे नहीं है कि इसमें डेल्टा y वाली पहली टर्म है या डेल्टा x वाली पहली टर्म है, कोई सी भी पहली टर्म मान लो। तो डेल्टा y अपॉन y मैंने इसी ऑर्डर में लिख रखा है, तो इसी ऑर्डर में लिख लो, कोई इसको चेंज करके लिखा जा सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो डेल्टा z की वैल्यू आपको कितना मिलती है, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y इंटू z प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अपॉन x इंटू z. ओके, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर इन z. इसी तरीके से डिवीजन में एरर निकालना है. तो डिवीजन में एरर निकालने के लिए क्या करोगे, लेट द क्वांटिटीज बी x प्लस माइनस डेल्टा एक्स एंड y प्लस माइनस डेल्टा वाई. तो इनका डिवीजन करोगे तो द रिजल्ट इज z प्लस माइनस डेल्टा z एंड इट इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा वाई. तो इसका भी सबसे पहले तो फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लो. तो फ्रैक्शनल एरर इसका उतना ही मिलता है जितना कि मल्टीप्लिकेशन के केस में मिलता था, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x. अभी इसका मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट कर लो. मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करोगे तो वही अगेन मोड लेना है. तो मोड लोगे तो डेल्टा z अपॉन z इसका मोड इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y प्लस डेल्टा x अपॉन x मिलता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अभी मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर ये कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो डेल्टा z अपॉन z की वैल्यू जो ऊपर वाले स्टेप में आप कैलकुलेट करके आए हो, इस पूरी इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई कर लो तो आपको डेल्टा z मिल रहा है विच इज मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर. यानी कि डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन y इंटू z प्लस सेकेंड टर्म डेल्टा x अपॉन x इंटू z. तो ये रिजल्ट आप देखते हैं, ये उसी तरीके का रिजल्ट है जैसा मल्टीप्लिकेशन के केस में मिला था. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सेम रिजल्ट मिल रहे हैं और इसी तरीके से समेशन और डिफरेंस के केस में सेम रिजल्ट मिलते थे. ठीक है, नाउ एरर इन पावर. अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है जिसमें पावर्स हैं, पावर्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें एरर कैसे निकालते हो. अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं. लेट द गिवन क्वांटिटी इज z इज इक्वल टू a टू द पावर b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r. क्वांटिटी क्या है, z इज इक्वल टू a टू द पावर p b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r. अब इसमें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालना चाहते हो सबसे पहले. तो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकल जाएगा, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a अपॉन a. जो उसकी पावर थी वो मल्टीप्लीकेशन में आएगी. तो जिसकी जितनी पावर है उसका उतना ज़्यादा वेटेज है एरर में. जिसकी जितनी बड़ी पावर है उसका एरर में उतना ज़्यादा वेटेज है. होना भी ऐसा ही चाहिए. पावर जिसकी जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा डोमिनेट करती है टर्म. तो उसमें मेजरमेंट में उसमें जितना एरर आएगी तो वो एरर भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी. तो उतना ही टाइम्स हो जाएगी जितना उसकी पावर है. तो अगर जैसे मान लो इसमें a की पावर p थी, b की पावर q थी, तो a के कोरस्पॉन्डिंग जो एरर है वो p टाइम्स इम्पैक्ट करेगी. यानी उसकी पावर p है तो इसमें p टाइम्स आएगा इसके एरर के कंट्रीब्यूशन में. यानी कि p इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस b की पावर q थी तो इसका जो एरर आएगा इसके कोरस्पॉन्डिंग उसमें ये q टाइम्स कंट्रीब्यूट करेगी. तो ये होगा q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस तीसरी टर्म थी डिनोमिनेटर में थी हालांकि c की पावर r, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एरर मेजर करते समय, वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो तो ऐड ही होगी पावर तो हमेशा. तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने r का और डेल्टा c अपॉन c में मल्टीप्लिकेशन हो गया. तो टोटल मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर कितना मिल गया आपको, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a अपॉन a प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c. और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी आप निकाल सकते हो. तो z से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल गया टर्म डेल्टा z इज इक्वल टू p इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू z प्लस q इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू z प्लस r इंटू डेल्टा c अपॉन c इंटू z. तो ये आपने 4-5 केसेस में पावर एरर कैलकुलेट करना देखा. सबसे पहले समेशन में सीखा, फिर डिफरेंस में सीखा, फिर मल्टीप्लिकेशन में, फिर डिवीजन में, फिर पावर में. ठीक है, ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा. अच्छा, अब इसमें 3-4 मैंने प्रॉब्लम्स दे रखी है. अपनी प्रैक्टिस के लिए इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके देख लेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो इस पेज का है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और फिर कुछ एक ग्राफ दे रखे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. तो इनको फटाफट, एक नया टॉपिक ये स्टार्ट हो रहा है, इसको एक बार देख लेंगे. तो सबसे पहले इसमें टर्म आ रही है एवरेज वेलोसिटी. ये टॉपिक है एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी का मतलब भी पता होना चाहिए. वेलोसिटी का मतलब है कि आप कितना फास्टली अपनी पोजीशन चेंज करते हो. जितना फास्टली आप पोजीशन चेंज कर रहे होगे, अभी इस पोजीशन में हो किसी टाइम पे, गिवन टाइम पे, और कुछ एक सेकंड में आप दूसरी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आपकी पोजीशन तो चेंज हुई ना, और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुई. इतना टाइम लिया आपने पोजीशन चेंज होने में, तो इसका मतलब यू हैव सम वैल्यू, सम वेलोसिटी. तो अब जितना तेजी से अगर चेंज हो रही है आपकी पोजीशन तो आपकी वेलोसिटी भी ज़्यादा है. अगर स्लोली चेंज हो रही है तो आपकी वेलोसिटी भी कम है. यानी कि पर यूनिट
इंटरवल ऑफ टाइम में, 1 सेकेंड में आप जितना अब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपकी पोजीशन में, जितना चेंज आ जाता है, वही आपकी वेलोसिटी को डिफाइन करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में ज़्यादा चेंज आता है पर सेकेंड, तो इसका मतलब यू हैव मोर वेलोसिटी एंड वाइस वर्सा। अगर डिस्प्लेसमेंट कम आता है पर यूनिट टाइम में 1 सेकेंड में, तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी भी कम ही है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये वेलोसिटी डिफाइन करने का तरीका हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक होती है स्पीड, स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हो, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दोनों की ऐसा यूनिट तो सेम ही है, मीटर पर सेकंड है, दोनों की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। लेकिन स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज डायरेक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन दैट केस। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, और उसके फॉर्मूला में भी डिस्प्लेसमेंट आता है। डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड के केस में डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वहाँ पे स्केलर क्वांटिटी होती है दोनों। अदरवाइज दोनों सेम ही है इन अदर रिस्पेक्ट्स। तो हम इसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी हो सकती है एक चीज़, और एक चीज़ हो सकती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। राइट नाउ कितना वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस होती है, और इस पूरी जर्नी में कितना वेलोसिटी रही ओवरऑल, तो वो एवरेज वेलोसिटी है। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ट्रेन में बैठ के चले, आप ट्रेन में बैठ के चले, तो ट्रेन एक स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन बी तक क्या एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चलती जाती है? नहीं। उसकी स्पीड तो शुरू में तो जब स्टेशन से उसने डिपार्ट करना स्टार्ट किया तो स्पीड कम थी, फिर धीरे धीरे गेन कर ली, बीच रास्ते में पूरा ट्रैक क्लियर है तो 80 kph 90 kph की स्पीड से लगातार रन कर रही है। फिर बीच में मान लीजिए रेड सिग्नल आ गया कहीं पे, तो रुकी ट्रेन, तो वहाँ पे स्पीड 0 भी हो गई कुछ टाइम के लिए, तो फिर आगे स्टेशन पे पहुँच के फिर रुकी, तो वहाँ पे धीरे धीरे स्लो डाउन होकर के फिर 0 की स्पीड उसने गेन की। तो इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि कहीं भी स्पीड लगातार बराबर नहीं रहती है, चेंज होती रहती है। तो जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड थी, उसको तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, या वेलोसिटी अगर बात करो तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस पूरी जर्नी में उसने एक ओवरऑल कितना वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल किया, एक एवरेज वेलोसिटी भी तो वो मेंटेन कर की गई है ना। तो एवरेज वेलोसिटी, अब ये कैलकुलेट कैसे किया एवरेज वेलोसिटी जो उसने पूरी जर्नी में, फॉर एग्जांपल है, फॉर इट ट्रेवल्ड विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 60 kph थ्रू द एंटायर जर्नी। तो वो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें उसने टोटल जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वेलोसिटी कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट, उसने टोटल जितना भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इन दैट डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा उसकी एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हो, केवल उस पर्टिकुलर टाइम से आधा सेकंड आगे आधे सेकंड पीछे के टोटल एक डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया और एक बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल ले लिया, तो वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम इंटरवल को जब कैलकुलेट करते हो तो दैट गिव्स यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, ये क्या है? छोटा छोटा। तो छोटा छोटा को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशियल हम यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं। तो डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको लिखते हो dx अपॉन dt से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, वेयर dx इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dt इज स्मॉल टाइम। और dx अपॉन dt वैसे है क्या? बेसिकली मैथमेटिकली ये कैलकुलस का पार्ट हो गया। तो ये है डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dx अपॉन dt इज एक्चुअली फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt। this gives you instantaneous velocity. तो v instant is equal to dx upon dt, v average is equal to total distance upon total time। और तीसरी चीज है इसमें instantaneous acceleration। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी है। वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, कैलकुलेट करने का भी कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन फिर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? राइट नाउ बताओ कितना एक्सेलरेशन है। तो राइट नाउ की जब भी बात आती है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, छोटा सा टाइम लेते हैं, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं। एंड व्हाट इज दिस छोटा छोटा? दिस इज dx, dv, dt। तो यहाँ पे dv अपॉन dt है। यहाँ व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हो गया dv अपॉन dt, dv अपॉन dt का मतलब हो गया डिफरेंशियल ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt।
इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकली ये डिफरेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉब्लम्स में जब सोल्व करते हैं तो उस समय आइडिया होता है कि डिफरेंशिएट करते कैसे। एक दो बेसिक से फॉर्मूला है वही याद रखने होते हैं। x की पावर n का डिफरेंशियल कितना होता है, x की पावर n का डिफरेंशियल n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो बस कुछ एक बेसिक फॉर्मूला से इसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ ग्राफ्स मैंने दे रखे हैं। तो इस पेज पे जो ग्राफ हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं, वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स में एक बार डिस्कस कर लूँ। 3-4 ग्राफ हैं। सबसे पहला ग्राफ दे रखा है व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ऑल दीज ग्राफ्स 3-4 ग्राफ्स आर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होते, कई तरह के ग्राफ होते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब हो गया द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो एक्स एक्सिस पे टाइम ले रखा है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। अब सबसे पहला वाला ग्राफ देखो, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। बॉडी रेस्ट में है और ग्राफ आप बना रहे हो एक्स में और टी में। एक्स एक्सिस पे टी ले रखा है और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले रखा है एक्स। ओके, तो बॉडी क्योंकि रेस्ट में है तो उसकी तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगी। रेस्ट में होने का मतलब यही तो है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो पोजीशन चेंज नहीं होगी तो टाइम विल मूव ऑन और एक्स वही रहेगा, पोजीशन की वही वैल्यू रहेगी, एक्स की वही वैल्यू रहेगी। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो सच ए ग्राफ टेल्स दैट पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द बॉडी इज एट रेस्ट। सेकेंड ग्राफ देखो, बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन पोजीशन मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी थोड़े से टाइम में पहले शुरू के 1 सेकंड में तो पोजीशन में चेंज आया 1 मीटर का, फिर उससे अगले 1 सेकंड में पोजीशन में चेंज 2 मीटर का आ गया, फिर अगले 1 सेकंड में फिर आधा मीटर का चेंज आया। ये यूनिफॉर्म टाइप का मोशन नहीं हुआ। यूनिफॉर्म टाइप का मोशन होने का मतलब ये है कि हर बार चेंज सेम 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 आता जाएगा। तो चेंज अगर सेम 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 आता जा रहा है हर एक इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इस टाइप को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिली है। देखो यहाँ पे एक्स और टी में जो ग्राफ बनाया है तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन आपको बताती है कि बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब इसमें इसका स्लोप आपको बता देता है, हालांकि मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसका स्लोप आपको बता देता है कि बॉडी इज मूविंग हाउ फास्टली। तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा उतना फास्टली मूव करेगी बॉडी, स्लोप अगर कम होगा तो बॉडी कम फास्टली मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है। थर्ड ग्राफ देखो, बॉडी सब्जेक्टेड टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। एक्सीलरेशन है अगर किसी बॉडी में तो इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि टाइम के साथ में चेंज हो रही है। तो टाइम के साथ में चेंज हो रही है तो ये ग्राफ कर्व्ड ग्राफ मिलेगा, एक्स और टी में जो ग्राफ है। एंड बिकॉज इट हैज़ एक्सीलरेशन नॉट डिसीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का मतलब है कि x तेजी से बढ़ेगा आगे जा करके। तो x तेजी से बढ़ने के लिए यहाँ पे ये ग्राफ का कर्व को ध्यान रखो। ये कर्व किस तरीके से जा रहा है, ये कर्व आगे जा करके बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यानी स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप बढ़ता जाना अपने आप को इस बात में इंडिकेट करता है इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते जा रही है आगे जा करके। तो यही ग्राफ अगर डिसीलरेशन का ग्राफ बनता, डिसीलरेशन या रिटार्डेशन, तो इसका उल्टा ग्राफ बनता और इस तरीके से बनता कि आगे जाकर के वेलोसिटी को कम होते जाना है, वेलोसिटी को कम होते जाना है। तो ये ग्राफ आप देख लें, इस तरीके की शेप बनेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ को एग्जाम में बनाने के लिए आ जाते हैं, इन ग्राफ को ठीक से समझ लेंगे। चलिए, ये पेज नंबर 5 था। पेज नंबर 6 लेके नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 6 पे वीडियो रखेंगे। ठीक है।